हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ पीयूष चोपड़ा। तो कैसे हो सभी? तो पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था इसोफेगस के बारे में, उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अपन ने डिस्कस की थी एंड ब्लड सप्लाई इन द सप्लाई भी अपन ने इसोफेगस की देख ली थी। अब अपने स्टमक के बारे में देखने जा रहे हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक। एंड ध्यान से देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, हर एक स्टेटमेंट आपको समझ में आएगा। तो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको बताता हूँ कि डाइजेशन में स्टमक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है। जो स्टमक की स्ट्रक्चर है, उसके जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो यहाँ पे काफी सारी सेल्स पाई जाती है जो कि एंजाइम्स एंड हार्मोन्स डील करती है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड या फिर फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो एंड डाइजेशन होने के बाद वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं एंड फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, फिर वहां पे एक्चुअली फूड का डाइजेशन हो पाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टमक है क्या, स्टमक के कितने पार्ट है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टमक एक्चुअली है क्या एंड कहाँ पे प्रेजेंट है। तो स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन। स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन। स्टमक किससे बनता है? मसल से बनता है, तभी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अपर एब्डोमिन। तो एब्डोमिन के अंदर लेफ्ट साइड में, एब्डोमिन के अंदर लेफ्ट साइड में अपना स्टमक प्रेजेंट रहता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, राइट साइड में तो अपना लीवर प्रेजेंट है एंड लेफ्ट साइड में स्टमक प्रेजेंट है। द स्टमक रिसीव फूड फ्रॉम द इसोफेगस। जो अपना स्टमक है वो फूड को रिसीव करता है फ्रॉम द इसोफेगस। इसोफेगस से फूड आता है स्टमक के अंदर। as food reaches the end of esophagus, जब फूड इसोफेगस के एंड पार्ट में पहुंचता है एंड इट एंटर्स द स्टमक, और जब फूड स्टमक के अंदर एंटर होने वाला होता है थ्रू अ मस्कुलर वाल, बाय अ वाल, मस्कुलर वाल कॉल्ड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसोफेगस और जहां पे स्टमक ज्वाइन होते हैं वहां पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं ढक्कन, जो कि फूड के फ्लो को रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है। तो द वाल कॉल्ड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर पाया जाता है। तो ये अपन ने स्टमक के बारे में देख लिया। अब स्टमक एक्चुअली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन से पार्ट, कौन से एंटीरियर साइड में क्या प्रेजेंट है, पोस्टीरियर क्या प्रेजेंट है, सुपीरियर क्या प्रेजेंट है एंड इंफीरियर में स्टमक की क्या प्रेजेंट है, ये अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बार मैं और बता दूं, द स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन। द स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये मसल से बना होता है, तभी स्ट्रॉन्ग, तभी स्टमक स्ट्रॉन्ग है। एंड लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अपर एब्डोमिन, मतलब एब्डोमिन पे लेफ्ट साइड में स्टमक पाया जाता है। द स्टमक रिसीव फूड फ्रॉम इसोफेगस। तो जो फूड है स्टमक में कहां से आता है? इसोफेगस के थ्रू। एज फूड रिचेस द एंड ऑफ इसोफेगस इट एंटर स्टमक थ्रू अ मस्कुलर वाल। तो वहां पे एक वाल पाया जाता है इसोफेगस और स्टमक के जहां पे जॉइंट होते हैं, जो एंटीरियर पार्ट है वहां पे एक वाल पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल वाल या फिर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो अब अपने बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ स्टमक। रिलेशन क्या है? तो एंटीरियरली स्टमक की क्या पाया जाता है? ये स्टमक है जे शेप, स्टमक की शेप होती है जे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड ड्यूडेनम की शेप होती है सी, सी शेप। तो रिलेशन क्या है? एंटीरियरली लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। स्टमक के एंटीरियर में आपको बताता हूं कि स्टमक के एंटीरियर में पाया जाता है लेफ्ट लोब ऑफ लिवर एंड एंटीरियर एब्डोमिनल कैविटी, एंटीरियर एब्डोमिनल कैविटी। तो मैं आपको बताता हूं कि एंटीरियर में इसके क्या प्रेजेंट है स्टमक के। अपने डायग्राम देखने जा रहे हैं, तो ये स्टमक का डायग्राम है, आपको क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि जो एंटीरियर साइड है, स्टमक का जो एंटीरियर साइड है वहां पे लीवर प्रेजेंट है। लेफ्ट साइड ऑफ लीवर, लीवर का जो लेफ्ट लोब है, लीवर का जो लेफ्ट लोब है वहां एंटीरियर साइड में प्रेजेंट रहता है। जैसे ये स्टमक है, ये स्टमक है अपना, तो इसके एंटीरियर साइड में ये लीवर प्रेजेंट है। लीवर का भी लेफ्ट लोब, लीवर का भी लेफ्ट लोब, ओनली लेफ्ट लोब स्टमक के एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है। एंड जो एलिमेंट्री कैनाल है यहाँ से, जो यहाँ से आ रही है, इसे अपन बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एंटीरियर साइड में स्टमक की क्या प्रेजेंट है? लेफ्ट लोब ऑफ लीवर एंड एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है, जो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये एंटीरियर में प्रेजेंट हो गए स्टमक के। तो एंटीरियर पोर्शन में क्या क्या प्रेजेंट होंगे? लेफ्ट लोब ऑफ लीवर एंड वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब अपने देखने जा रहे हैं पोस्टीरियर में क्या प्रेजेंट है लीवर के। लीवर के पोस्टीरियर साइड में क्या प्रेजेंट है, तो आइए देखते हैं। तो पोस्टीरियर में प्रेजेंट है लीवर के एब्डोमिनल आउटा। एब्डोमिनल आउटा मतलब जहां से ब्लड की सप्लाई होती है, एब्डोमिनल आउटा। एब्डोमिनल के अंदर जहां पे ब्लड सप्लाई होती है उसे अपन बोलते हैं एब्डोमिनल आउटा एंड पेनक्रियाज।
पैंक्रियाज प्रेजेंट है पीछे, स्टमक के पीछे पैंक्रियाज प्रेजेंट है। एंड लेफ्ट किडनी भी कहाँ पे प्रेजेंट है, लेफ्ट किडनी भी कहाँ पे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर साइड ऑफ स्टमक। तो आइए देखते हैं पोस्टीरियर साइड ऑफ क्या प्रेजेंट है, पोस्टीरियर साइड ऑफ स्टमक की क्या प्रेजेंट है। एक तो मैंने कहा पैंक्रियाज, सबसे पहला तो पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाज स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। अपन आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल पैंक्रियाज पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। तो पोस्टीरियर साइड में स्टमक की क्या प्रेजेंट है, पोस्टीरियर साइड में पैंक्रियाज प्रेजेंट है, पैंक्रियाज एंड लेफ्ट किडनी, किडनी भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट किडनी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये अपन ने पोस्टीरियर साइड में देख लिया कि स्टमक के पोस्टीरियर साइड में क्या प्रेजेंट है। एंटीरियर साइड में तो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर एंड वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एंड जो पोस्टीरियर साइड है वहां पे प्रेजेंट होता है पैंक्रियाज एंड लेफ्ट किडनी एंड स्प्लीन। अब अपने देखने जा रहे हैं ये जो अपना स्टमक है इसके सुपीरियर, मतलब स्टमक के ऊपर जिसे अपन बोलते हैं सुपीरियर, तो स्टमक के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ऑब्वियसली डायफ्राम प्रेजेंट है, डायफ्राम प्रेजेंट है, डायफ्राम एंड कुछ स्मॉल कुछ स्ट्रक्चर लीवर की भी, ये देखो ये लीवर की स्ट्रक्चर है वो भी कुछ सुपीरियर पार्ट में प्रेजेंट है स्टमक के। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि इसोफेगस, डायफ्राम एंड जो कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है लेफ्ट लोब की, वो भी कहां पाई जाती है, सुपीरियर साइड ऑफ स्टमक। तो अपन बोलेंगे डायफ्राम, सुपीरियर स्ट्रक्चर या फिर लेफ्ट स्ट्रक्चर ऑफ लीवर एंड इसोफेगस, ये तीन स्ट्रक्चर सुपीरियर साइड में पाई जाती है स्टमक के, यानी स्टमक के ऊपर पाई जाती है ये तीन स्ट्रक्चर। अब अपने बात करते हैं इंफीरियर साइड, स्टमक के इंफीरियर साइड में क्या प्रेजेंट है, ये स्टमक का नीचे वाला पार्ट हो गया एंड ये स्टमक का ऊपर वाला पार्ट हो गया। तो स्टमक के नीचे वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, इलियम एंड जेजुनम। तो ड्यूडेनम प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। तो ये अपन ने एनाटॉमी देख ली कि स्टमक के एंटीरियर साइड में, पोस्टीरियर साइड में, इंफीरियर साइड एंड सुपीरियर साइड में क्या प्रेजेंट है स्टमक के। तो एंटीरियर साइड में तो प्रेजेंट है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर एंड वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है पैंक्रियाज एंड लेफ्ट किडनी, एंड सुपीरियर साइड में प्रेजेंट है डायफ्राम एंड some structure of left lobe of liver and esophagus, and inferior side में प्रेजेंट है small intestine का जो पार्ट है duodenum and large intestine, मेनली कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, है ना। तो ये अपन ने एनाटॉमी ऑफ स्टमक देख लिया, इसका डायग्राम देख लिया कि कहाँ पे स्टमक के क्या क्या पार्ट प्रेजेंट है। तो जब भी एनाटॉमी पे क्वेश्चन आता है कि स्टमक की एनाटॉमी लिखिए, तो ये पॉइंट जब आप लिख के आते हो तो मतलब एक भी नंबर आपका नहीं घटेगा, है ना। तो ये अपन ने एनाटॉमी ऑफ स्टमक के बारे में डिस्कस कर ली। अब देखते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट है स्टमक के बारे में, वो अपने देखने जा रहे हैं। तो अब पाउच लाइक ऑर्गन, जो अपन स्टमक है उसको अपन पाउच लाइक ऑर्गन भी बोलते हैं, क्योंकि वह पाउच के शेप में ओरिएंटेड हुआ रहता है। द पाउच लाइक ऑर्गन प्राइमरी डिजाइन फॉर फूड स्टोरेज। तो यहाँ पे फूड स्टोर होता है, कितने घंटे तक यहाँ पे फूड स्टोर रहता है ये आपको बात ध्यान रखनी है। मेनली 2 से 4 आवर तक यहाँ पे फूड स्टोर रहता है। एंड सम मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन आल्सो अकर। मैं आपको इन डाइजेशन के बीच में जो डिफरेंस है, केमिकल डाइजेशन एंड मैकेनिकल डाइजेशन के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो आपको बता देता हूँ। मैकेनिकल डाइजेशन तो अपन उसे बोलते हैं जब फूड का ब्रेकडाउन होता है, जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तब उसे बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। एंड जब ब्रेकडाउन होता है तब वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है फूड, एंड उसके अंदर फिर वो कुछ हार्मोन्स या फिर कुछ एंजाइम्स, हार्मोनी मेनली एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं। फिर वो जब काइम बनता है, केमिकल्स सिक्रीट होते हैं, एंजाइम सिक्रीट होते हैं, फूड पार्टिकल के अंदर केमिकल सिक्रीट होते हैं, एंजाइम सिक्रीट होते हैं, उससे अपन बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। तो ये मेजर डिफरेंस है मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन के बीच। तो अ पाउच लाइक ऑर्गन प्राइमरी डिजाइन फॉर फूड स्टोरेज मेनली फॉर 2 से 4 आवर। सम मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन आल्सो अकर एट स्टमक। तो मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन भी कहां पे होता है, स्टमक के अंदर। अब जो सेकंड पॉइंट है वो अपन देखने जा रहे हैं, कंटेन टू स्फिंक्टर एट बोथ एंड टू रेगुलेट फूड मूवमेंट। तो स्टमक के ऊपर वाला पार्ट है जो इसोफेगस से कनेक्ट रहता है, वहां पे भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है। एंड जो नीचे वाला पार्ट है स्टमक का, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे जाके मतलब खुलता है या फिर एक्सटेंड होता है, वहां पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है। तो टू स्फिंक्टर एट बोथ एंड टू रेगुलेट फूड मूवमेंट, तो ये रेगुलेट करते हैं फूड मूवमेंट की। तो स्टमक के अंदर दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं, ऊपर वाले को तो अपन बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, एंड जो नीचे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। तो अब अपन देखते हैं कि स्टमक के अंदर कौन से पार्ट है, कौन से कितने पार्ट प्रेजेंट रहते हैं, किसको अपन क्या नाम देते हैं। तो आइए देखते हैं। तो कार्डियक स्फिंक्टर नियर द इसोफेगस, जो कार्डियक
स्फिंक्टर है वो नियर द इसोफेगस होता है, क्योंकि वहां पे हार्ट प्रेजेंट रहता है, इसलिए अपन वहां पे बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर नियर द स्मॉल इंटेस्टाइन, नियर द स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब जो नीचे वाला स्फिंक्टर है उसको अपन बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि वो आगे आगे ड्यूडेनम के अंदर एक्सटेंड हुआ रहता है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। एंड जो नीचे वाला पार्ट है उसको अपन बोलते हैं पाइलोरस, तो वो पाइलोरस रीजन में वो स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। एंड डिवाइड इनटू 4 रीजन, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जो डिवाइड इनटू 4 स्फिंक्टर, डिवाइड इनटू 4 स्फिंक्टर, जो स्टमक ऊपर वाला स्फिंक्टर है उसे अपन बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, क्योंकि वो इसोफेगस से, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि जब भी फूड आता है एंटर होता है स्टमक के अंदर, तो कौन से पार्ट में एंटर होता है, फंडस, कार्डियक या फिर पाइलोरिक, तो आंसर रहेगा कार्डियक रीजन में। फंडस सबसे ऊपर है, लेकिन जब भी फूड आता है तो वो सबसे पहले कार्डियक रीजन में एंटर होता है। आगे अपन मैं जब इसकी स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आपको क्लियर में समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो कार्डियक रीजन स्टमक का जो अपर वाला स्फिंक्टर है उसे अपन बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। एंड जो लोअर वाला जो स्फिंक्टर है जो कि आगे ड्यूडेनम या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्सटेंड हुआ रहता है उसे अपन बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, उसे अपन बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर आपको ध्यान में रखना है। एंड जो स्टमक की जो पार्ट है तो मेनली 4 पार्ट है, कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक। तो कार्डियक, फंडिक, बॉडी ऑफ स्टमक एंड पाइलोरिक स्टमक, तो ये कुछ पार्ट हो गए। तो ये पार्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं स्टमक के। कौन कौन से पार्ट्स हैं, फर्स्ट है कार्डियक, सेकंड फंडिक, थर्ड बॉडी ऑफ स्टमक एंड फोर्थ है पाइलोरिक स्टमक। तो ये पार्ट्स आपको सीरियल वाइज आपको ध्यान में रखने हैं। तो फर्स्ट कार्डियक, सेकंड फंडिक, थर्ड बॉडी ऑफ स्टमक एंड फोर्थ पाइलोरिक या फिर पाइलोरस रीजन अपन जिसको बोलते हैं, या फिर पाइलोरिक स्टमक। तो मैं आपको अभी इसका डायग्राम दिखाने वाला हूं, तो इससे आपको क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा कि जो फूड पार्टिकल है वो सबसे पहले कौन से पार्ट में जाके एंटर होता है। तो अभी अपने इसका डायग्राम देखना है। तो ये स्टमक का डायग्राम है, जे शेप आपको दिखाई दे रहा है। सो जो स्टमक की जो शेप है वो है जे शेप। जे शेप ये देखो आपको क्लियरली इंडिकेट हो रहा है, ये जे शेप, जे शेप लाइक स्ट्रक्चर है स्टमक की। तो जो ये वाला स्फिंक्टर है इसे अपने बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर या फिर गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन क्योंकि ये इसोफेगस से गैस्ट्रिक पार्ट में आ रहा है या फिर अपन कहें तो स्टमक में आ रहा है, इसलिए अपन बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। एंड जो यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट है वो है कार्डियक स्फिंक्टर, वो है कार्डियक स्फिंक्टर। एंड जो आगे ड्यूडेनम में कन्वर्ट होता है या फिर अपन कहें तो ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है जो कि पाइलोरस रीजन में प्रेजेंट है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। एंड जो सेकंड पार्ट प्रेजेंट है, सेकंड पार्ट प्रेजेंट है वो है फंडिक। फंडिक सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये अपन इसको बोलते हैं फंडिक रीजन, इसको कार्डियक रीजन एंड इसको बॉडी एंड इसको पाइलोरस। तो ये कुछ 4 पार्ट्स हैं स्टमक के, मैंने आपको क्लियर इंडिकेट कर दिया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि तो यहाँ से फूड आया, यहाँ से फूड आया, कहाँ से, इसोफेगस से। इसोफेगस से कहाँ पे आया, स्टमक के अंदर। तो जैसे यहाँ से फूड की एंट्री हुई होते होते तो वो सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, फूड है वो सीधा यहाँ पे आएगा। तो वो कौन से पार्ट में जाके खुलता है, तो वो कार्डियक रीजन में सबसे पहले फूड की एंट्री होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो फूड की एंट्री है वो कौन से पार्ट में होती है, डायरेक्ट कौन से पार्ट में फूड की एंट्री होती है इन द स्टमक, तो वो है कार्डियक रीजन, वो है कार्डियक रीजन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये अपने पार्ट्स देख लिए स्टमक के कितने पार्ट्स है, तो मेनली 4 टाइप से, उसे क्या क्या नाम है, कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरस। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया एनाटॉमी ऑफ स्टमक। अब अपने देखने जा रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ स्टमक, या फिर जो स्टमक के अंदर कुछ गैस्ट्रिक सेल्स पाई जाती हैं जो कि हार्मोन है या फिर एंजाइम्स है वो सिक्रीट करती है। एंड कुछ म्यूकस सिक्रीटिंग सेल भी होती है जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है। तो आइए वन बाय वन अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं गैस्ट्रिक सिक्रेटरी सेल्स। गैस्ट्रिक सिक्रेटरी सेल्स ऐसी सेल्स जो कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है, कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है, या फिर कुछ ऐसी सेल्स होती है जो कि एचसीएल सिक्रीट करती है जो कि माइक्रोबियल एजेंट्स को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, या फिर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। माइक्रोब्स को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के द्वारा अपने स्टमक में आते हैं, तो वो किसके द्वारा किल हो पाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो पाते हैं, वो एचसीएल के द्वारा डिस्ट्रॉय या फिर उनका किल होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गैस्ट्रिक सिक्रेटरी सेल्स। तो उसमें भी जो फर्स्ट पार्ट है वो है चीफ सेल्स, वो है चीफ सेल। तो ये जो चीफ सेल है वो सिक्रेट करती है पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म।
इन द इनएक्टिव फॉर्म। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो चीफ सेल्स है, जो चीफ सेल है वो सिक्रीट करती है पेप्सिनोजन एंड इनएक्टिव एंजाइम्स। तो ये पेप्सिनोजन काम करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स का, मेनली प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है और इसको कन्वर्ट करता है इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये जो चीफ सेल है, चीफ सेल सिक्रीट पेप्सिनोजन एंड पेप्सिनोजन इज कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन थ्रू द HCl, है ना। तो चीफ सेल सिक्रीट करती है पेप्सिनोजन एंड इन द इनएक्टिव फॉर्म इन द इनएक्टिव एंजाइम्स। तो ये अपने चीफ सेल होगी पहली, जो कि क्या सिक्रीट करती है पेप्सिनोजन। अब जो सेकंड सेल है वो है पैराइटल सेल। क्या है पैराइटल सेल? ये जो पैराइटल सेल है वो क्या सिक्रीट करती है, वो HCl सिक्रीट करती है एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl तो काम आता है अपने इनहिबिट करता है माइक्रोबियल एजेंट्स को, एंड जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 जो कि इन द इंटेस्टाइन, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। तो जो पैराइटल सेल है ये आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी सेल कौन सा एंजाइम या कौन सा हार्मोन या फिर क्या सिक्रीट करता है। तो चीफ सेल तो सिक्रीट करती है पेप्सिनोजन, चीफ सेल तो सिक्रीट करती है पेप्सिनोजन। ये फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि चीफ सेल प्रोड्यूस करता है पेप्सिनोजन जो कि हेल्प करता है इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, है ना। फिर वो ब्रेकडाउन होके कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर। एंड जो सेकंड सेल है वो है पैराइटल सेल। जो सेकंड सेल है वो है पैराइटल सेल। ये जो पैराइटल सेल है वो सिक्रीट करती है HCl। सबसे पहला तो HCl ये पैराइटल सेल सिक्रीट करती है एंड सम इंट्रिंसिक फैक्टर है जो कि हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो आप कहेंगे कि विटामिन B12 को ही एब्जॉर्ब क्यों करते हैं, या फिर ऐसा क्या काम करती है विटामिन B12 जो कि इसको इंपॉर्टेंट हो जाता है एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन B12 ऐसा क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिससे एब्जॉर्प्शन होता है ओनली विटामिन B12 का। तो ये अपने आगे देखेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहली सेल तो गई चीफ सेल जो कि प्रोड्यूस करती है पेप्सिनोजन, एंड जो सेकंड सेल है वो है पैराइटल सेल जो कि सिक्रीट करती है HCl या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर। एंड जो थर्ड सेल है वो है म्यूकस सेल। थर्ड सेल है वो है म्यूकस सेल जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है, जो कि लुब्रिकेट, जो कि फूड को लुब्रिकेट करने में हेल्प करती है। एंड जो फोर्थ सेल है वो है जी सेल जो कि एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है गैस्ट्रिन हार्मोन। ये आपको हार्मोन ध्यान में रखना है, गैस्ट्रिक हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन विच स्टिमुलेट द पैराइटल सेल एंड ओवरऑल गैस्ट्रिक जूसेस। मतलब ये स्टिमुलेट करती है गैस्ट्रिक जूसेस को, जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो रहा है उसको स्टिमुलेट करती है, उसको बढ़ाती है। गैस्ट्रिक जूस की जो सीक्रेशन हो रहा है उसको बढ़ाती है कौन, गैस्ट्रिक हार्मोन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि गैस्ट्रिक जो हार्मोन है वो क्या काम करती है, वो जो गैस्ट्रिक जूस है उसको स्टिमुलेट करती है। तो ये काम हो गया जी सेल का। अपन ने यहाँ पे चार सेल देखी। फर्स्ट है जी सेल जो कि प्रोडक्शन करता है किसका, पेप्सिनोजन का इन द इनएक्टिव फॉर्म। एंड जो सेकंड सेल है वो है पैराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल। अपने को पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं, पैराइटल सेल को ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि चीफ सेल को ही अपने ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। पैराइटल सेल को ही अपने ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं जो कि सिक्रेट करती है HCl एंड सम इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करती है। एंड जो थर्ड सेल है वो है म्यूकस सेल। एंड जो म्यूकस सेल है वो ऑब्वियस सी बात है म्यूकस को सिक्रेट करेगी। एंड जो ये म्यूकस सेल है वो लुब्रिकेट करता है फूड को, चिकना बनाता है जिससे वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। एंड जो फोर्थ सेल है वो है जी सेल जो कि स्टिमुलेट करती है, जो कि प्रोडक्शन करती है गैस्ट्रिन हार्मोन का। एंड ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है, ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूसेस को। तो ये अपन ने सेल के बारे में देख लिया कि गैस्ट्रिक सिक्रेटरी सेल्स है ये जो कि स्टमक के अंदर पाए जाते हैं। अब अपने देखते हैं इसकी फिजियोलॉजी कि कौन सा सेल क्या काम करती है। जैसे कि पेप्सिनोजन है, ये जो पेप्सिनोजन है वो सिक्रेट तो हो गया। अब आगे क्या काम करता है, ये पहले तो इनएक्टिव फॉर्म है, तो सबसे पहले इसको एक्टिव फॉर्म में लाना होगा जिससे ये काम कर पाएगा, ये वर्क कर पाएगा आगे, जिससे वो प्रोटीन को आगे ब्रेक डाउन होगा। तो आइए वन बाय वन बात करते हैं कि कौन सी सेल क्या सिक्रेट करती है। जैसे चीफ सेल है जो कि पेप्सिनोजन को सिक्रेट करती है। अब ये जो पेप्सिनोजन है इसकी फिजियोलॉजी क्या है, इसका फंक्शन क्या है। एंड जो पैराइटल सेल है या फिर ऑक्जेंटिक सेल है वो कि HCl सिक्रेट करता है या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रेट करता है। अब ये जो HCl है वो स्टमक के अंदर क्या वर्क करता है, उसका जो फिजियोलॉजी है वो क्या काम करती है स्टमक के अंदर, तो अपने देखने जा रहे हैं। तो वन बाय वन अपन हर एक सेल है, जैसे 4 सेल है तो हर एक सेल का फंक्शन होगा वो अपन ने डिस्कस करने जा रहे हैं। हर एक सेल की फिजियोलॉजी होगी वो अपने देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो चीफ सेल है पेप्सिनोजन, उसकी बात करते हैं, फिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो ये अपन ने देख ली कि कौन सी सेल कौन सा एंजाइम्स या कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी, जो गैस्ट्रिक जूसेस है वो 2 लीटर प्रोड्यूस होता है डेली। जो गैस्ट्रिक जूसेस है वो 2 लीटर प्रोड्यूस होता है इन द डेली नॉर्मल लाइफ।
मतलब डेली की डेली 2 लीटर गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन होता है, जो कि गैस्ट्रिक जो जूसेस हैं, ये जो सेल है वो एंजाइम सीक्रेट करते हैं पेप्सिनोजन, तो ये 2 लीटर सीक्रेट होते हैं दिन के अंदर, एक दिन के अंदर 2 लीटर इसका सिक्रेशन होता है। एंड ये वही है फिर से कि कौन सी सेल क्या सीक्रेट करती है, जैसे एचसीएल है तो वो पैरेंटिक सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल से सीक्रेट हो पाता है, एंड ये जो चीफ सेल है जो क्या सीक्रेट करती है पेप्सिनोजन, तो ये वापस वही आ गया कि कौन सी जो सेल है वो क्या प्रोड्यूस करती है। तो अब अपने देखने जा रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस की कौन सी सेल क्या फंक्शन करती है, अपन ने एनाटॉमी तो देख ली कि कौन सी सेल क्या सीक्रेट करता है, अब अपने देखने जो सीक्रेट हुआ है उसका फंक्शन क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने एचसीएल, जो कि कौन सीक्रेट करता है, पैराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल। तो ये एचसीएल एसिफाइड करता है फूड को एसिडिफाई करता है जिससे आराम से फूड का डाइजेशन हो सके। तो एचसीएल एसिडिफाइड फूड एंड स्टॉप द एक्शन ऑफ सलेवरी अमाइलेज। जो सलेवरी अमाइलेज कहाँ पे सिक्रेट हुआ है, सलेवरी ग्लैंड के अंदर, मेनली पैरोटिड ग्लैंड है जो कि सलेवरी अमाइलेज का सिक्रेशन करते हैं। मैंने आपको सलेवरी ग्लैंड वाले जब टॉपिक पढ़ाया था तो आपको क्लियर इंडिकेट किया था जो सलेवरी अमाइलेज है वो सिर्फ एंड सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड ही सिक्रेट करती है सलेवरी अमाइलेज को। तो एचसीएल है जो एसिडिफाइड द फूड को एसिडिफाइड करती है जिससे वो फूड है आसानी से डाइजेस्ट हो सके, एंड स्टॉप द एक्शन ऑफ सलेवरी अमाइलेज। जो सलेवरी एंजाइम से या फिर जो सलेवरी अमाइलेज है इसको अपन बोलते हैं एंजाइम सलेवरी अमाइलेज, जो कहां पे सिक्रेट हुआ था, सलेवरी ग्लैंड के अंदर, माउथ के अंदर। तो उसका एक्शन था वो स्टार्च को डाइजेस्ट करती है, मतलब पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट करती है, यानी स्टार्च को कन्वर्ट करती है माल्टोज के अंदर। तो वो जो जिसका एक्शन है सलेवरी अमाइलेज का वो उसको एचसीएल कम करता है, इनहिबिट करता है। जो स्टार्च कन्वर्ट हुआ है माल्टोज के अंदर सिर्फ ओनली एंड ओनली 30% स्टार्च कन्वर्ट हो पाता है माल्टोज के अंदर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो फर्स्ट डाइजेशन होता है फूड का वो अपने माउथ के अंदर होता है बाय द हेल्प ऑफ सलेवरी अमाइलेज। तो ये जो सलेवरी अमाइलेज है अपने फूड के अंदर जो स्टार्च पार्टिकल्स होते हैं यानी पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट करती है, मतलब पॉलीसेकेराइड शुगर है, स्टार्च शुगर है, तो इस जो स्टार्च है उसको कन्वर्ट करती है इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट करती है इनटू डाइसेकेराइड, मतलब पॉली यानी बहुत सारे शुगर पार्टिकल को सिर्फ ओनली डाइसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट करती है, यानी स्टार्च मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करती है इनटू द माल्टोज यानी डाइसेकेराइड के अंदर। तो जो आगे जो अब फूड जाएगा स्टमक के अंदर, अब स्टमक के अंदर तो सलेवरी अमाइलेज का एक्शन नहीं हो पाएगा। तो एक्चुअली ये एक ऐसा है जो सलेवरी अमाइलेज के एक्शन को कम करता है। तो एसिडिफाइड द फूड, सबसे फर्स्ट इसका फंक्शन हो गया एसिडिफाइड द फूड जिससे आसानी से डाइजेस्ट हो सके फूड पार्टिकल। एंड जो सलेवरी अमाइलेज है उसका जो एक्शन है उसको भी खत्म करता है कौन, एचसीएल। एंड किल द इंजेस्टेड माइक्रोब्स, जो खाने के द्वारा अपने फूड के द्वारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फिर माइक्रोब्स है वो अपने स्टमक के अंदर आए हैं तो उसका डिस्ट्रॉय करना होगा या फिर उसको किल करना होगा। तो इसका काम कौन करता है, एचसीएल इसका काम करता है। तो किल द इंजेस्टेड माइक्रोब्स एंड एसिडिक एनवायरनमेंट, एंड जो प्रोवाइड एसिडिक मतलब प्रोवाइड करवाता है एसिडिक एनवायरनमेंट को फॉर इफेक्टिव डाइजेशन बाय पेप्सिन। तो एक बात ध्यान रखिएगा, स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो एचसीएल प्रोड्यूस करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय द हेल्प ऑफ पेप्सिनोजन एंजाइम्स के द्वारा। तो ये अपन ने एचसीएल के बारे में पढ़ लिया। तो एचसीएल क्या काम करता है, सबसे पहले तो एसिडिफाइड करता है फूड को जिससे फूड का आसानी से डाइजेशन हो सके, एंड जो सलेवरी अमाइलेज का जो एक्शन है उसको कम करता है। एंड जो स्टमक के अंदर जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो एचसीएल प्रोड्यूस करता है। किसके लिए प्रोड्यूस करता है, जिससे आसानी से प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो सके इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल में अंदर। तो जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है वो कौन सा एंजाइम है, वो है पेप्सिन पेप्सिन। तो पेप्सिनोजन तो सीक्रेट होता है कौन सी सेल्स, चीफ सेल्स है इन द इनएक्टिव फॉर्म। अब ये पेप्सिनोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो इसको एक्टिव करने के लिए एचसीएल का बहुत बड़ा रोल है। तो पेप्सिनोजन एचसीएल की हेल्प के द्वारा जो पेप्सिनोजन है वो एचसीएल के मदद के द्वारा एचसीएल के हेल्प के द्वारा वो कन्वर्ट हो पाता है पेप्सिन के अंदर, एंड अल्टीमेटली पेप्सिन है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है इनटू स्मॉल पार्टिकल के अंदर। तो ये अपन ने एचसीएल का वर्क देख लिया। अब अपने देखने जा रहे हैं कि पेप्सिनोजन जो कि सीक्रेट हुआ था चीफ सेल से, तो अब ये जो पेप्सिनोजन है वो क्या काम करती है, उसका फिजियोलॉजी क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो पेप्सिनोजन आर एक्टिवेटेड टू पेप्सिन, मतलब कि इनएक्टिव पेप्सिनोजन एक्टिवेट होता है इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिन थ्रू द एक्सीएल के द्वारा। मैंने आपको कहा था कि जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन है जो कि सीक्रेट होता है चीफ सेल से वो एक्टिव होता है बाय द हेल्प ऑफ एक्सीएल इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिन। तो वो किससे कन्वर्ट होता है, एचसीएल के द्वारा। एंड बिगिनिंग डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, तो यही से प्रोटीन का डाइजेशन हो पाता है।
यहीं से प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो कहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है? इन द स्टमक एंड ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन के अंदर, एक्टिव पेप्सिन के अंदर, बाय द हेल्प ऑफ HCl, एंड देन जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, है ना। तो अब जो पेप्सिन है उसकी जो पीएच है वो कितनी होगी? एसिडिक होगी कि बेसिक? आपको क्लियर इंडिकेट हो रहा है कि पेप्सिन कहाँ पे? स्टमक के अंदर। तो स्टमक में एनवायरनमेंट कैसा है? एसिडिक। तो इसकी जो पीएच होगी वो कितनी होगी? 1.5 से लेके 3.5। तो ये आपको पीएच ध्यान में रखनी है पेप्सिन की, कि मतलब पेप्सिन कौन से एनवायरनमेंट में है, कौन से एनवायरनमेंट में काम कर पाता है, कौन से एनवायरनमेंट में वर्क करता है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में वर्क करता है जिससे आसानी से प्रोटीन का डाइजेशन हो सके इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो उसकी जो पीएच है वो कितनी है? 1.5 से लेके 3.5। तो ये एसिडिक पीएच है। तो अपन ने कहा कि स्टमक है जो मतलब एंजाइम्स है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ही काम करते हैं, इसलिए जो उसकी स्टमक है वो 1.5 से 3.5 होती है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट कौन प्रोड्यूस करता है? वो है HCl, है ना। तो अब आप कहोगे कि स्टमक में इतना ज्यादा एसिडिक कंटेंट है या फिर इतना ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट है, तो इससे स्टमक को कुछ इफेक्ट नहीं होगा? इफेक्ट होगा, ऑब्वियसली होगा, पर उस इफेक्ट को रोकता है ग्लूकोज सिक्रेटिंग सेल। उस जो इफेक्ट हो रहा है, इतना ज्यादा एसिडिक कंटेंट, इतना ज्यादा स्टमक के मतलब स्टमक के अंदर इतना ज्यादा एसिडिक कंटेंट 1.5 से 3.5 बहुत ज्यादा एसिडिक है। तो कहीं पेट अपना फट तो ना जाता है? ऐसा तो नहीं होता। तो उसको कम करता है या फिर उसको रोकता है कौन? जो एसिडिक कंटेंट से लड़ता है वो है म्यूकस, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, जो कि म्यूकस को सिक्रेट करता है, जिससे अपन का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो इससे कम हो पाता है। तो जो थर्ड या जो अपन का जो फोर्थ पॉइंट है, जो फोर्थ पॉइंट है फिजियोलॉजी या फिर जो फोर्थ फंक्शन है वो है इंट्रिंसिक फैक्टर। Intrinsic factor is necessary for the absorption of vitamin B12 from the ileum region। मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विटामिन B12 है, मेनली कौन सा रीजन? इलियम रीजन। इलियम रीजन के अंदर जो मेनली विटामिन B12 है उसका एब्जॉर्प्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि कौन सीक्रेट करता है? जो कि सीक्रेट करता है पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल फ्रॉम द इलियम रीजन। इट इज इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन। अब आप कहोगे कि ये जो विटामिन B12 है ये ऐसा कौन सा काम करता है जिसका अपन एब्जॉर्प्शन करते हैं इन द स्टमक बाय द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये जो विटामिन B12 है अपने बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इट इज इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। इट इज इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। मतलब जो आरबीसी अपने सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो कौन प्रोड्यूस करता है? वो बाय द हेल्प ऑफ विटामिन B12। एंड जो अपनी ओवरऑल जो भी अपनी सेल का मेटाबॉलिज्म है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है जितनी भी सेल के अंदर, वो कौन रेगुलेट करती है? वो रेगुलेट करती है विटामिन B12। इसलिए विटामिन B12 का अपने एब्जॉर्प्शन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 from the ileum region, and it is involved in the formation of red blood cell। and जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है सेल के अंदर वो भी कौन रेगुलेट करती है? वो भी रेगुलेट करते हैं विटामिन B12। तो आपसे कोई भी पूछे कि विटामिन B12 का क्या काम है जिससे वो एब्जॉर्प्शन होता है, तो आप कहेंगे कि ये प्रोडक्शन करता है या फिर फॉर्मेशन करता है रेड ब्लड सेल का। एंड जो जितनी भी सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज हो रही है वो कौन रेगुलेट कर पाता है? तो वो रेगुलेट करता है विटामिन B12। इससे एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन B12 का इन द स्टमक बाय द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये अपन ने तीन सेल पढ़ ली। इंट्रिंसिक फैक्टर और जो HCl है वो तो सीक्रेट करता है, वो कौन सीक्रेट करता है? पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल। तो ये अपन ने HCl क्या काम करता है स्टमक के अंदर, एंड जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो क्या काम करता है? यानी जो गैस्ट्रिक सेल्स या फिर जो गैस्ट्रिक सिक्रेटरी सेल्स हैं उसकी जो अपन ने फिजियोलॉजी देखने जा रहे हैं कि कौन सी सेल क्या काम करती है। तो अपन ने तीन सेल तो डिस्कस कर ली। चीफ सेल पेप्सिनोजन के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया कि पेप्सिनोजन आगे कन्वर्ट होता है पेप्सिन के अंदर एंड देन प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। एंड देन फिर अपन ने डिस्कस किया जो पैराइटल सेल या फिर जो ऑक्जेंटिक सेल है जो कि सीक्रेट करता है HCl या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये आगे क्या काम करता है? HCl तो करता है कि एसिडिफाई एनवायरनमेंट को प्रोड्यूस करता है, एंड देन जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने स्टमक के अंदर आए हैं उसको किल करता है ना। एंड जो थर्ड था वो इंट्रिंसिक फैक्टर था। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या काम करता है? जो कि एब्जॉर्प्शन करता है विटामिन B12। तो विटामिन B12 का ऐसा क्या काम करती है जिससे विटामिन B12 का ही एब्जॉर्प्शन होता है? तो विटामिन B12 इन्वॉल्वड है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, आरबीसी का फॉर्मेशन करती है। एंड जितनी भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है वो किससे होती है? वो भी विटामिन B12 से होती है। तो ये अपन ने तीन सेल देखे कि कौन मतलब क्या हेल्प करते हैं, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसका फंक्शन क्या है, किस सेल का क्या फंक्शन है।
अब अपने जो चौथी सेल थी वो थी म्यूकस सेल, म्यूकस सिक्रेटरी सेल। अब ये म्यूकस सिक्रेटरी सेल म्यूकस सिक्रेट करती थी, ये अपन ने पहले देख लिया। अब ये जो म्यूकस है वो क्या काम करती है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो आइए देखते हैं। तो म्यूकस प्रिवेंट मैकेनिकल एनर्जी टू द स्टमक वॉल ऑफ लुब्रिकेटिंग द गैस्ट्रिक कंटेंट। तो म्यूकस ऑब्वियसली बात है, जो अपन ने पिछले लेक्चर में थे उसमें भी अपन ने डिस्कस किया था म्यूकस का क्या काम है। तो म्यूकस का एक ही काम है, जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है, जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है, जो भी फूड पार्टिकल है उसको लुब्रिकेट करता है, चिकना मतलब फूड पार्टिकल को चिकना करता है, जिससे डाइजेशन इजीली हो, जिससे आगे वो एक्सटेंड इजीली हो, आगे से एक्सटेंड रेगुलेट आसानी से हो फूड पार्टिकल, है ना। तो ये म्यूकस सिक्रेटिंग सेल है जो कि म्यूकस सिक्रेट करती है। एंड जो म्यूकस क्या काम करती है ये अपन ने देख ली। तो ये अपन ने एनाटॉमी ऑफ गैस्ट्रिक सेल एंड फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस ये अपन ने बात कर ली। अब अपने आगे देखते हैं कि ये जो सेल्स है, सेल की अपने एनाटॉमी देख ली, गैस्ट्रिक जूसेस कहां कौन सी सेल क्या सिक्रेट करती है ये भी अपन ने देख लिया कि पैराइटल सेल कौन सा एंजाइम सिक्रेट करती है, जो चीफ सेल है वो कौन सा एंजाइम सिक्रेट करती है, एंड जो म्यूकस सिक्रेटरी सेल्स है वो क्या सिक्रेट करती है, एंड जो जी सेल्स है वो क्या सिक्रेट करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन जो कि स्टिमुलेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। तो ये अपन ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस पूरा कर लिया। इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। एंड अब अपने देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टमक, अब अपने देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ स्टमक। तो फंक्शन क्या है स्टमक के, तो प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन क्या है स्टमक का, वो है टेम्पररी स्टोरेज, वो है टेम्पररी स्टोरेज, मतलब फूड पार्टिकल को टेम्पररी स्टोर करता है, मतलब फूड पार्टिकल जो अपने स्टमक के अंदर आता है उसको वो स्टोर करता है टेम्पररी, टेम्पररी 2 से 4 घंटे जो अपना फूड है, तो जैसे अपने खाया तो 2-4 घंटे वो कहां पे रहता है, स्टमक के अंदर, है ना। एंड देन केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड करते हैं, तो यहाँ पे फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन होता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। एंड यहाँ पे मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी होता है, केमिकल तो जहाँ पे केमिकल सिक्रीट होते हैं, एंजाइम सिक्रीट होते हैं, इसलिए अपन उसको बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। एंड सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन होगा, केमिकल डाइजेशन से पहले मैकेनिकल डाइजेशन होता है। मैकेनिकल डाइजेशन में फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन होता है इनटू स्मॉल पार्टिकल के अंदर, छोटे छोटे कण के अंदर, एंड तो इसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। अब उसी जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल का जो फूड पार्टिकल कन्वर्ट होते हैं उसमें कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं डाइजेशन के लिए, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। एंड इट प्रोवाइड नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स बाय HCl। तो अभी अपन ने कहा कि जो HCl सिक्रीट होता है बाय द हेल्प ऑफ पैराइटल सेल या फिर ऑब्जेक्टिव सेल, तो ये जो माइक्रोबियल जो एजेंट है उसकी एक्टिविटी है उसको कम करता है। तो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस यानी डिफेंस का काम करता है, HCl उसको मारने में काम करता है माइक्रोब्स को, एंड जो फॉरेन पार्टिकल है उसको। एंड जो फोर्थ फंक्शन है वो है इट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट द इंट्रिंसिक फैक्टर व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया पिछले स्टेटमेंट में कि जो विटामिन B12 है वो की एब्जॉर्प्शन करता है, मतलब यानी जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो एब्जॉर्प्शन करता है विटामिन B12 का, क्यों करता है ये भी मैंने आपको बता दिया। एंड इट रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द ड्यूडेनम। तो स्टमक है वो रेगुलेट करता है फूड पार्टिकल को आगे इन द ड्यूडेनम, मतलब जो स्टमक से आगे ड्यूडेनम रीजन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम का जो रीजन है वहां पे फूड पार्टिकल का फ्लो होता है, तो वो कौन रेगुलेट करता है, वो भी स्टमक रेगुलेट करता है। एंड इट सीक्रेट द हार्मोन गैस्ट्रिन। तो मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जी सेल्स पाई जाती है जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट करती है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है स्टिमुलेशन या फिर स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक जूसेस, जो कि गैस्ट्रिक जूसेस का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाती है, तो स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। तो ये अपन ने एनाटॉमी पढ़ ली स्टमक की। स्टमक की अपना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है, स्टमक की फंक्शन क्या करती है, कौन सी सेल क्या सीक्रेट करती है, चीफ सेल पेप्सिनोजन सीक्रेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव पेप्सिनोजन। एंड आगे देन वो पेप्सिनोजन आगे कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव पेप्सिन बाय द हेल्प ऑफ HCl। एंड फिर जो पेप्सिन है वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अंदर। एंड जो HCl वो क्या काम करती है, वो काम करती है टू प्रोड्यूस द एसिडिक एनवायरनमेंट इन द स्टमक फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन या फिर डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। एंड जो माइक्रोबियल एजेंट है उसकी एक्टिविटीज को किल करता है। एंड देन फिर वो इंट्रिंसिक फैक्टर का जो कौन सी करती है HCl। एक बात ध्यान में रखना, HCl एंड जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो एक ही सेल से प्रोड्यूस होती है, वो है पैराइटल सेल या फिर ऑक्सिंटिक सेल। एंड तो इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या काम था, वो एब्जॉर्प्शन करता है विटामिन B12 का, एब्जॉर्प्शन करता है विटामिन B12 का। तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन क्यों करता है, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। एंड जो भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है वो भी कौन रेगुलेट करता है, वो करता है इंट्रिंसिक फैक्टर या फिर विटामिन B12 आपने कहे तो। एंड जो गैस्ट्रिन हार्मोन था जो कि सीक्रेट करता है जी सेल, तो वो क्या काम करता है, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। वो गैस्ट्रिक जूसेस की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करता है। एंड देन फिर जो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल थी वो क्या सीक्रेट करता है, वो म्यूकस सीक्रेट करता है। एंड जो म्यूकस था वो किसमें हेल्प करता है, तो वो
लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, फूड को लुब्रिकेट करता है जिससे डाइजेशन प्रॉपर हो, इजी हो। एंड तो ये अपन ने स्टमक की जो ओवरऑल एनाटॉमी थी एंड जो फिजियोलॉजी थी वो अपन ने डिस्कस कर ली। अब हमने देखने जा रहे हैं ब्लड सप्लाई एंड जो ब्लड सप्लाई थी स्टमक के अंदर वो कौन करती है, ब्लड सप्लाई कौन करती है। तो राइट गैस्ट्रोफेलिक आर्टरी एंड लेफ्ट गैस्ट्रोइलियोफेलिक आर्टरी या फिर गैस्ट्रिक आर्टरी नॉर्मल अपने बोले लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब यानी जो प्योर ब्लड है, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है स्टमक के अंदर, वो कौन सी आर्टरी पहुंचा रही है, तो वो पहुंचा रही है लेफ्ट एंड राइट आर्टरी। एक बात ध्यान में रखना, आर्टरी मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था, आर्टरी लेके आती है ऑक्सीजनेटेड या फिर प्योर ब्लड ऑर्गन के अंदर, एंड जो वेन है वो लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड लेके जाती है हार्ट के अंदर वेन। एंड जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इसका उल्टा फंक्शन करती है, आर्टरी तो लेके आती है प्योर ब्लड जबकि पल्मोनरी लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी। एंड जो पल्मोनरी वेन है वो क्या काम करती है, वेन लेके जाती थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड लेके जाती थी वेन, जबकि पल्मोनरी वेन लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड हार्ट के अंदर। तो ये अपन ने देखी मतलब ब्लड सप्लाई कौन करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई यानी जो प्योर ब्लड की सप्लाई है स्टमक के अंदर वो कौन करती है, गैस्ट्रिक आर्टरी, कौन सी, लेफ्ट आर्टरी एंड राइट आर्टरी। एंड जो वेन मतलब यानी स्टमक के अंदर जो इम्प्योर ब्लड है वो कौन लेके जाती है, वो कौन सी वेन लेके जाती है, वो है गैस्ट्रिक वेन। बस आपको इतनी ही आर्टरीज और वेन आपको स्टमक के अंदर ध्यान में रखनी है। आर्टरी यानी जो प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड है वो कौन लेके आती है, गैस्ट्रिक आर्टरी, कौन सी, मेनली लेफ्ट एंड राइट आर्टरी। एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन कौन सी वेन कैरी करती है या फिर कौन सी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है लंग्स के अंदर, तो वो कौन है, गैस्ट्रिक वेन। तो ये अपन ने स्टमक की ओवरऑल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिस्कस कर ली। अब मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग होगा। एंड जो अपन आने वाले लेक्चर्स में अपन देखेंगे तो ये जो सेल्स है, ये जो गैस्ट्रिक सेक्रेटरी सेल्स है, इसकी जो फेज, कितनी फेज है, यानी जो कौन सी फेज में कौन सी सेल सिक्रेट होती है, कब सिक्रेट होती है, यानी जो फेज है, तीन फेज है, सिफेलिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज एंड इंटेस्टाइनल फेज, सिफेलिक फेज एंड एक और है वो है सिफेलिक, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल फेज। ये तीन फेजेस है, इन तीन फेज के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन होता है। तो कौन सी फेज में कौन सा जूस सिक्रेट होगा, तो वो आने वाले लेक्चर्स में अपन देखेंगे कि जो इंटेस्टाइनल फेज है वहां पे कौन सा सिक्रेशन होता है, एंड जो सिफेलिक फेज है वहां पे गैस्ट्रिक जूसेस का कैसे सिक्रेशन हो पाता है, क्यों सिक्रेशन होता है। एंड जो इंटेस्टाइनल या फिर जिसे अपन के गैस्ट्रिक फेज वहां पे गैस्ट्रिक जूसेस क्यों सिक्रेट होते हैं, तो ये अपन आने वाले लेक्चर्स में अपन डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। तो आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, समझ आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आगे वाले लेक्चर्स के दौरान।